Welcome again to my channel, that is Learn with Guruji. Learn with Guruji. Or I hope like, share and subscribe my paid channel. Those who are watching my channel, I have just put a video, my team has just put a video of a motivational video, that is the person who is taking an interview is my team member, and the person who is giving the interview is the motivational author, or he tells you about how to come up from the stress and depression ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम टाइम के टाइम पे डिप्रेशन हो जाता बच्चों को, स्ट्रेस हो जाते बच्चे कि मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो उसमें जो है वो इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि आपने उस स्ट्रेस से और डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है, इसलिए वो वीडियो जो था वो आपके लिए शूट किया गया था। तो आई होप और यू कैन टेक, उन्होंने ये बताया है कि यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योगा, क्योंकि वो एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो उन्होंने आप योगा जो है वो उसके बाद बताया है। इसके अलावा ही हैज़ रिटन दैट पर्सन हैज़ रिटन 11 बुक्स, 11 बुक्स वो लिख चुके हैं। बहुत छोटी सी एज से लिखना स्टार्ट कर दिया था, आई थिंक एट द एज ऑफ 24-25 उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और जो फर्स्ट बुक थी उनकी वो थी सफलता का मार्ग। उसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हुए हैं, और मैं भी चाहूँगा कि आप जो है वो बुक्स के साथ, उनकी बुक्स के साथ जुड़े और अपने आप को मोटिवेट करें, ताकि यू गेट अ बेटर मार्क्स, बेटर स्कोर एंड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट वीडियो। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। वंस यू वॉच दैट वीडियो यू लाइक दैट वीडियो। तो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। डिफरेंट जो ऑथर्स हैं या डिफरेंट आपके जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, उस तरह की वीडियोस आपके लिए जो है वो हम डालते रहेंगे, ताकि आप जो है वो अपने आप को बूस्टअप कर सकें। ये मोटिवेशनल वीडियो सबके लिए ज़रूरी होते हैं, एक स्टूडेंट के लिए नहीं, ऑल पर्सन्स नीड्स अ मोटिवेशन। ठीक है, तो विद दिस आई एम बैक टू माय टॉपिक, एंड द टॉपिक वी आर डूइंग इज द हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये कर रहे थे हम ये कर रहे थे 10th का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कर रहे थे। और इसमें जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो थे द रेवोल्यूशनरीज। क्या टॉपिक था? द रेवोल्यूशनरीज। अब ये रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं, किसको बोलते हैं आप रेवोल्यूशनरीज? मैं आपको एक नाम बताता हूं, आप गेस करेंगे कौन थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और इसके अलावा बहुत सारे, ये तो कुछ चुनिंदा हैं। और जो फर्स्ट नाम मैंने लिया, दैट पर्सन इज माय पर्सनल फेवरेट, वो आप मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। तो ये सारे जो हैं, जो नाम मैंने लिए, ऑल दीज आर द रेवोल्यूशनरीज, ये सारे के सारे इंडियन क्रांतिकारी थे। और मैंने आपको बातों बातों में जो है वो इसका वर्ड का मीनिंग भी बता दिया। क्या है इस वर्ड का मीनिंग? है क्रांतिकारी, जो क्रांति लाना चाहते हैं, दोज हु वांट टू चेंज, ब्रिंग द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स जो बदलाव चाहते हैं। ये दो वर्ड्स कई बार जो है वो इनको जो है वो, अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ें तो हमारे इन क्रांतिकारियों को जो है जो ब्रिटिशर्स ने वर्ड यूज़ किया है वो टेररिस्ट वर्ड भी यूज़ किया, बट दे आर नॉट द टेररिस्ट, वो टेररिस्ट नहीं थे। दे वॉन्ट टू चेंज, दे वॉन्ट टू अ रेवोल्यूशन, वो चेंज चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चेंज चाहते थे, गवर्नमेंट में चेंज चाहते थे। ठीक है, तो दोज आर नोन एज द रेवोल्यूशनरीज। अब यही रेवोल्यूशनरीज आपके जो थे वो यूरोप कॉन्टिनेंट में भी थे। तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्टिक अंडरग्राउंड। तो क्या हुआ कि जो था वो आपके 1815 के बाद जो आपका रिप्रेशन का फियर था, फियर ऑफ रिप्रेशन, मैं आपको मेन वर्ड्स बताते चलूँगा, वो आपने नोट करते चलने हैं, और वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता चलता है। फियर ऑफ रिप्रेशन,
फियर ऑफ रिप्रेशन होता है दबाने का डर या एग्जाइल कर देने का, एग्जाइल मीन्स देश निकाला दे देने का डर, या प्रताड़ित करने का डर, या दबाने का डर, इन सबको जो है वो रिप्रेशन कहा जाता है। तो रिप्रेशन की वजह से, रिप्रेशन के डर से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्टिक थे यूरोप में, कौन से नेशनलिस्टिक थे? लिबरल नेशनलिस्टिक जो थे। लिबरल वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। लिबरल नेशनलिस्टिक जो थे ये अंडरग्राउंड हो गए। क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड होना क्या होता है? जमीन के नीचे नहीं, अंडरग्राउंड होता है जमीन के नीचे छुपना नहीं होता। अंडरग्राउंड होना होता है कहीं छिप जाना, अपना भेष बदल कर कहीं छुप जाना, जो है वो अंडरग्राउंड होना होता है। ठीक है जी। उसके बाद सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अब इन लिबरल नेशनलिस्टिक्स को अपना आइडिया तो कैसे न कैसे स्प्रेड करना था। ठीक है, उनको लोगों को बताना था कि ये जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, या ये जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है, इसे चेंज करना चाहिए। तो अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे स्टार्ट फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटीज। आगे आप दो नाम पढ़ेंगे, मैं दो नाम बताऊंगा, और वहां पे आप जो है वो ये सीक्रेट सोसाइटीज जो थी वो इन्होंने बनानी शुरू कर दी। इसमें इन सीक्रेट सोसाइटीज का जो काम था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था या एम था, वो क्या था? इसमें रेवोल्यूशनरीज को भर्ती किया जाता था, जो क्रांतिकारी लोग थे उनको भर्ती किया जाता था। और ये लोग क्या करते थे? ये रेवोल्यूशनरीज जो थे जिनको भर्ती किया जाता था, जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी, वो आगे जाकर जो थे वो अपनी क्या करते थे? अपनी जो थी वो अपनी जो आइडियाज थे, जो रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उन आइडियाज को वो आगे जो थे वो स्प्रेड करते थे। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress. अब तीसरा जो पॉइंट था, उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी होने का क्या मतलब था, क्रांतिकारी होने का क्या मतलब था? उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि आप जो है वो किसके अगेंस्ट खड़े होंगे? आप मोनार्की जो है, मोनार्की मीन्स उस टाइम पर जब पावर्स जो थी वो एक आदमी के हाथ में होती थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी, मींस राजा की टाइप की गवर्नमेंट जो थी, उसको अपोज करना, उसका विद्रोह करना, नहीं विद्रोह करना हम यहाँ वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसको हम जो है वो आप पूछ सकते हैं कि उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना, और जो था वो उस टाइम पर आपको, अगर आप ये काम करते हैं तो आप जो है वो रेवोल्यूशनरी होते थे। और ये जो रेवोल्यूशनरी थे मोनार्की फॉर्म, क्योंकि ये मोनार्कियल फॉर्म जो थी एक्चुअली आपको याद होगा तो जो हमारे नेपोलियन थे उन्होंने ये मोनार्की फॉर्म जो थी उसको थोड़ा डिक्रीज किया था। जब उन्होंने यूरोप के दूसरे पार्ट्स को जो था वो अपने अंडर लेना शुरू किया तो वहाँ मोनार्कियल को उन्होंने रिमूव किया था। लेकिन फिर जब वाटरलू में नेपोलियन हार गए, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन ने उनको हरा दिया, तो वहाँ पे जो था फिर उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, और वियना के बाद जो था वो फिर से मोनार्की को जो था वो वहाँ पे खड़ा किया गया था। तो उस मोनार्की को जो थे ये रेवोल्यूशनरी जो थे वो वहाँ से हटाना चाहते थे, या उसका विरोध जो थे वो करते थे। कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर द आइडेंटिटी ऑफ फ्रीडम, और फ्रीडम के लिए आप जो था वो फाइट करना जो था वो उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी माना जाता था। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज आर सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज द नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। अब इनका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? दूसरा इनका मेन ऑब्जेक्टिव था नेशन स्टेट बनाना। नेशन स्टेट मतलब एक राष्ट्र बनाना, एक देश बनाना। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर नेशन स्टेट या नेशंस नहीं हुआ करते थे, आपको पता है। जैसे आपने जर्मनी का एग्जांपल पढ़ा है कि 39 कन्फेडरेशंस जो थी वो हुआ करती थी। तो नेशन स्टेट जो था वो बनाना इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो हुआ करता था। तो ये क्रांतिकारी जो थे वो आपके इस टाइम पर थे। उसके बाद हम बात करते हैं वन सच इंडिविजुअल वाज द रेवोल्यूशनरी
यूसीपी मैज़नी। अब आपने जो मैं आगे आपको करवाऊंगा उसको याद रखना है, याद भी रखना और उसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि यूसीपी मैज़नी पे आपका जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप इटली की यूनिफिकेशन करेंगे तो वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है और वो आपको याद रखना। वी आर टॉकिंग ऑफ वन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी, एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी के बारे में हम बात करेंगे। और ये रेवोल्यूशनरी जब आप इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम भी आएगा और बहुत बड़ा एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इनके ही उस पे जो है वो बनता है। और इनका नाम था यूसीपी मैज़नी। क्या नाम था? यूसीपी मैज़नी। नाम को याद रखेंगे, GIUSEPPE, यूसीपी मैज़नी, MAZZINI, यूसीपी मैज़नी, ये नाम था इनका। ही वॉज वन इज द इटालियन रेवोल्यूशनरी। कौन थे ये? इटालियन रेवोल्यूशनरी थी, ठीक है, इटालियन रेवोल्यूशनरी थी, ये इटालियन क्रांतिकारी थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि क्रांतिकारी जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब आप इटली की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इनका रोल जो है वो आता है और ये आपका इस पैराग्राफ से पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन इनके बारे में जो है वो बनता है। कौन थे, क्या हुआ था, क्या इन्होंने किया था, वो सारा का सारा आपको नीचे बताएंगे। बॉर्न इन, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जियोना में, जियोना में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1807 में, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है कि 1807 में यूसीपी मैज़नी का जन्म जियोना में हुआ था, GEONA, जियोना में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद जन्म होने के बाद बहुत छोटी सी एज में ये आपके जो थे वो जो सीक्रेट सोसाइटीज मैंने अभी आपको बताई उसके मेंबर बन गए थे, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे। और कौन सी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे? जिस सीक्रेट सोसाइटी के ये मेंबर बने थे उसका नाम था कार्बोनारी। क्या नाम था? कार्बोनारी, ये नाम था, ठीक है। तो इस सीक्रेट सोसाइटी के ये जो थे वो मेंबर बन गए थे। जब ये 24 इयर्स के थे, एट द एज ऑफ 24 साल के थे, तो इनको देश से निकाल दिया गया था, इनको एग्जाइल कर दिया गया था, देश से बाहर भेज दिया गया था इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो था वो एक जगह है इटली में दैट इज नोन एज लिगुरिया, LIGURIA, लिगुरिया एक जगह है इटली में। यहां पे इन्होंने रेवोल्यूशन लाने की कोशिश जो थी वो की थी। क्या लाने की कोशिश की थी? रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। इसलिए इनको जो था वो एट द एज ऑफ 25 इनको एग्जाइल जो था वो कर दिया गया था। He subsequently founded 2 more underground secret society. First is the Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Berlin. अब एक और इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। क्या? एक और इंपॉर्टेंट काम किया कि इन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो फॉर्म की थी, ठीक है। कितनी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी? 2 और सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो फॉर्म की थी। और दोनों सीक्रेट सोसाइटीज के नाम जो थे वो आपको याद रखने हैं। वन इज, मैं आपको ऐसे करके बना देता हूं, ये है आपका यंग इटली, और ये जो बनी थी यंग इटली, ये बनाई थी इन्होंने मर्सलीज आपकी इटली में एक जगह है। मर्सलीज जो है वो इटली में आपकी जो है वो एक जगह है जहां पे इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो फॉर्म की थी। और दूसरी बनाई थी इन्होंने यंग यूरोप, दूसरी जो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी वो ये बनाई थी यंग यूरोप, और ये बनाई थी इन्होंने बर्नी में, ये जगह का नाम है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अब इन सीक्रेट सोसाइटीज के यंग इटली के और यंग यूरोप के मेंबर्स कौन होते थे? यंग इटली और यंग यूरोप के मेंबर्स जो होते थे वो कौन होते थे? लाइक माइंडेड पीपल्स होते थे। कौन होते थे? लाइक माइंडेड पीपल्स, मतलब जिनकी सोच एक जैसी होती है, वो सारे के सारे इनके जो थे वो मेंबर्स हुआ करते थे।
कौन कौन से कंट्रीज के? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट। मैं फिर रिपोर्ट लिख देता हूं यहां पे, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के जो स्टेट्स थे, इटली और जर्मनी के जो स्टेट्स थे उनके जो थे वो इनके मेंबर्स जो थे वो इसके मेंबर्स, इन दोनों सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर जो थे वो हुआ करते। गियुसेप्पे मैज़नी थे, ध्यान से सुनिएगा, ये गियुसेप्पे मैज़नी जो थे इनकी थिंकिंग क्या थी? इनकी थिंकिंग थी कि मैनकाइंड के लिए, मैनकाइंड का मतलब मनुष्य जाति के लिए, नेशन जो है वो एक नेचुरल यूनिट है। नेशन इज अ नेचुरल यूनिट फॉर द मैनकाइंड। अगर मैं आपको एक और बात कहता हूँ, नेचुरल यूनिट, ठीक है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर, और ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इससे आसान लैंग्वेज में और इससे इजी, ये दिस इज नोन एज अ कम्युनिकेशन मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, ठीक है, इससे आसान वे में, और अगर इससे आसान वे में कहीं और भी आती है तो आप हिस्ट्री कहीं और से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसी वे में जो है वो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और मैं आपको एक बात और शेयर करता हूँ कि मैं 10th में जब क्लास में खड़ा होता हूँ, अपनी जो हमारी क्लास है वहां खड़ा होता हूँ, तो मैं वहां भी हिस्ट्री जो है वो इसी वे में पढ़ाता हूँ, सेम इसी वे में, कम्युनिकेटिव वे होता है हिस्ट्री का, ठीक है जी। तो नेचुरल यूनिट जो है मैनकाइंड के लिए, नेचुरल यूनिट क्या है? नेशन इज अ नेचुरल यूनिट फॉर द मैनकाइंड, ये इनकी जो थी वो सोच थी। So Italy could not be continue to be a patchwork of small states and kingdoms. इसलिए इनको लगता था कि इटली जो है, ये मान लीजिए इटली है, ये अलग अलग पैचवर्क नहीं हो सकता, ये अलग अलग पैचवर्क नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ए राजा हो गया, यहाँ बी राजा हो गया, यहाँ सी राजा हो गया, यहाँ डी राजा हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ जी हो गया, यहाँ एच हो गया, तो ये अलग अलग राजा जो है वो नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं हम पैचवर्क। It had to be forged into a single unified republic with a wider alliance of nations. क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इसको, बस। अब इससे आसान भाषा में आपको मैं नहीं समझा सकता, ये होना चाहिए इसको, एक बड़ा सा और एक रिपब्लिक नेशन जो है वो होना चाहिए, विद अ वाइडर नेशन जो है वो होना चाहिए, मतलब कोई अलग अलग किंगडम्स उसमें नहीं होनी चाहिए। द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अगर इटली को लिबर्टी चाहिए, इटली, उनका नेक्स्ट थिंकिंग जो थी वो ये थी कि अगर इटली को लिबर्टी चाहिए, ठीक है, इटली को लिबर्टी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? उसकी यूनिफिकेशन जो है वो की जानी चाहिए। अब यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आप बार बार पढ़ेंगे, कम से कम 4 यूनिफिकेशन तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और ये इस यूनिफिकेशन का पहला पार्ट है। यूनिफिकेशन होता है एकीकरण, एक ही मीन्स एक, किसी चीज को मिलाकर एक कर देना, दैट इज नोन एज अ यूनिफिकेशन, ठीक है। Following the model, secret societies were set up in German state, France, Switzerland and Poland. तो ये इसी सीक्रेट सोसाइटीज को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी कंट्रीज में जो थी वो सीक्रेट सोसाइटीज आपकी खोली गई, जैसे आपकी जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, इनमें जो था वो इस तरह की खोली गई। Mazarin's relentless opposition to the monarchy and his vision to democratic republic frightened the conservatives. अब इतने बड़े रेवोल्यूशनरी जो पूरी तरह से जो है वो जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप, जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़े मानने वाले थे, फॉलो करने वाले थे, ठीक है, आप वर्ड फॉलो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो इतने बड़े मानने वाले थे, तो उस जाहिर सी बात है, ये बात साबित होती है कि जो कंजर्वेटिव्स थे, क्योंकि अगर वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको अपने विचारों में जगह दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो उनके अगेंस्ट होंगे, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो कंजर्वेटिव हो, क्योंकि कंजर्वेटिव तो मोनार्की चाहते ही चाहते थे,
वो तो चाहते नहीं थे कि मोनार्की हटे, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, और वो हुए, अगेंस्ट भी हुए और इनके विचारों को से डरते भी थे, इनके विचारों से, यूसीपी मैज़नी के विचारों से डरते भी थे। मैंट्रिच डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। और आपको याद होगा कि इसके ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिसमें अगर आपको ना पता हो तो आप ऑस्ट्रिया के, जो हमने ट्रीटी ऑफ वियना का वीडियो बनाया था वहां देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे इनका जो नाम था वो मैंट्रिच था। मैंट्रिच ने यूसीपी मैज़नी के बारे में बोला था कि ये सोशल ऑर्डर के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है सोशल ऑर्डर के। मतलब जो सोशल ऑर्डर बना हुआ है, जिस तरह से राजा है, फिर मंत्री है, फिर महामंत्री है, फिर प्रधानमंत्री है, इस तरह से जो ऑर्डर बना हुआ है, उसके सबसे बड़े दुश्मन जो था वो यूसीपी मैज़नी को मैंट्रिच ने बताया था। ठीक है जी, ये हो गया आपका यहाँ तक सेकेंड पार्ट खत्म। अब हम जो है वो थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, दैट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस बिटवीन 1830s एंड 1840। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, और ये टाइम पीरियड है आपका 1830s टू 1848। और आज से कोई 3-4 साल पहले इस जो आपका ये था, ये जो टॉपिक है, इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो आया था। और बहुत सारे, मैं आपको उस टाइम के बच्चों के बारे में बता दूं कि उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, जबकि सीबीएसई ने इसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम करके जो था वो डाला था। और अगर आप पिछले साल का पेपर उठाए तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि सीबीएसई ने जो पिछले साल का पेपर डाला था उसकी अगर आप मार्किंग स्कीम निकालें और क्वेश्चन पेपर निकालें तो उसमें एक शायद नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से क्वेश्चन था। वो एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया था जो दोनों आपकी जो रेवोल्यूशन या दोनों आपकी जो मूवमेंट्स हुई थी, चाहे वो आपकी ये था, चाहे वो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी या आपकी जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, उन दोनों मूवमेंट्स को उठाकर जो था वो क्वेश्चन बनाया गया था। तो हिस्ट्री में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, इसलिए आपको हर बात जो है वो बड़े ध्यान से सुननी है और बड़े ध्यान से जो है वो पढ़नी है। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions. तो रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुई, बात हम यहां से करेंगे कि रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुई। तो रेवोल्यूशन शुरू होने का, रेवोल्यूशन हुई किस किस के बीच में, या सिंपल सी जाहिर सी बात है कि यूरोप में 2 या 3, आप उसके 3 जो थे वो कैटेगरीज थी, एक कंजर्वेटिव्स की थी, एक लिबरल्स की थी, एक नेशनलिस्टिक की थी। 3 कैटेगरीज थी या 3 ग्रुप्स थे। कंजर्वेटिव्स मोनार्की चाहते थे, लिबरल्स जो थे वो मोनार्की से बाहर आकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन जो थे या नेशन स्टेट जो थे वो बनाना चाहते थे। और नेशनलिस्टिक जो थे वो लिबरलिस्टिक और नेशनलिस्टिक जो थे उनकी सोच लगभग एक जैसी थी। तो रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुए होंगे, तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए होंगे कि जो कंजर्वेटिव्स होंगे, ये कंजर्वेटिव्स क्या करेंगे, ये कंजर्वेटिव्स जो है वो अपनी पावर को इंक्रीज करेंगे। और ये बात तो साबित हो ही गई थी कि वियना कांग्रेस के बाद इनकी पावर जो थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, ये बात साबित हो गई थी। तो जब इन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू किया तो लिबरल्स और नेशनलिस्टिक ने क्या किया, लिबरल्स और नेशनलिस्टिक ने आपकी जो रेवोल्यूशन होती है उसका सहारा लेना शुरू कर दिया। यहां से आपकी जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो होना शुरू हुई है। और इटली, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज में जो थी वो आज की जो कंट्रीज हैं उनमें जो थी वो रेवोल्यूशन होना शुरू हो गई थी, चाहे वो इटली है, चाहे वो जर्मन है, या ऑटोमन एम्पायर है, आयरलैंड है या पोलैंड है। ठीक है जी, इन सभी में रेवोल्यूशन होना शुरू हो गई थी। These revolutions were led by the liberal nationalists। अब लिबरल्स जो थे, मैंने पहले बता दिया कि इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, इन्होंने रेवोल्यूशन का सहारा लिया। तो कौन जो थे वो इसको लीड कर रहे थे,
इन रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था? तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, जो लिबरल नेशनलिस्टिक्स थे वो इस रेवोल्यूशन को जो थे वो लीड कर रहे थे। ठीक है, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट। अब इसमें लिबरल नेशनलिस्टिक में आते कौन लोग थे? ये थे आपके एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट। ये लोग, पढ़े लिखे लोग जो थे, जो मिडिल क्लास में आते थे, वो लोग जो थे वो आपके लिबरल नेशनलिस्टिक में इंक्लूड होते थे। अमंग whom were the professors, school teachers, clerks and the member of कमर्शियल मिडिल क्लास। तो इसमें आपके जो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर्स, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर्स, और जो आपके जो क्लरिकल काम करते हैं वो क्लर्क्स आपके, और इसके साथ साथ जो कमर्शियल मिडिल क्लास थी जिनकी पूरी की पूरी लाइफ जो थी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी, वो सारे के सारे लोग जो थे वो आपके लिबरल नेशनलिस्टिक्स में इंक्लूड होते थे। अब सबसे पहली जो अपहीवल हुई, विद्रोह जो हुआ, वो कहां हुआ? सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो फ्रांस में हुआ। कहां हुआ? याद रखिएगा, सबसे पहला विद्रोह जो था वो फ्रांस में हुआ। और कब हुआ? जुलाई में, जुलाई 1830 में। ठीक है, जुलाई 1830 में जो था वो पहला विद्रोह आपका फ्रांस में हुआ। द बॉर्बन किंग्स who had been restored to power during the conservative recreation after 1815 were now overthrown by the liberal revolutionaries। क्या किया इन लोगों ने? अब यहां पे जो आपकी रेवोल्यूशन हुई उसमें लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या किया? जो बॉर्बन किंगडम थी आपकी, आपको याद होगा बॉर्बन किंगडम कौन सी थी? बॉर्बन किंगडम जो थी, जिसको जो था वो नेपोलियन ने खत्म कर दिया था, और जब नेपोलियन को वाटरलू का इसमें वॉर में हराया ऑस्ट्रिया, रशिया और इंग्लैंड, ब्रिटेन ने, तो उसके बाद जो आपकी ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना में इस किंगडम को दोबारा से खड़ा किया गया था। तो सबसे पहली जो निशाने पर आई वो यही किंगडम जो थी वो आपके निशाने पर आई, और यहाँ पे मोनार्की जो सिस्टम था उसको जो था वो आपका यहाँ से बॉर्बन जो आपकी किंगडम है वहां से हटा दिया गया। ठीक है, और उसके जो हेड थे वो कौन थे? उसका जो जब बॉर्बन किंगडम के मोनार्की को उठा गया तो उसके बाद जो लुइस फिलिस्पी थे, याद रखिएगा ये नाम, लुइस फिलिस्पी जो थे उनको वहां का जो था वो एक तरह से लीडर जो था, वो हेड जो था कंट्री का, वो बना दिया गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, और उस पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसके बाद मैं एंड कर रहा हूं क्वेश्चन। इसमें आपकी जो है बुक में एक बहुत अच्छी कोटेशन दी है, वो कोटेशन दी है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कॉट अ कोल्ड। ठीक है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कॉट अ कोल्ड। तो ये क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you very much. I hope you like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji.